नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आंग्ल मराठा युद्ध को। आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1774 से 1782, दूसरा युद्ध 1803 से 1805 और तीसरा युद्ध हुआ था 1816 से 1818। 1818 में परिणाम ये निकलता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पर न केवल पेशवाओं का पद समाप्त कर देता है, बल्कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर भेज देता है और आने वाले कुछ समय बाद इनका पूरी तरह से नामो निशान मिट जाता है। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे शुरुआत हुई उस साम्राज्य के विघटन की, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि ये भावी भारत का एक महान साम्राज्य बनेगा और दिल्ली में बसे मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाएंगे। क्या हुआ कि राघोबा जैसे कुछ लोगों ने और कुछ ऐसी इनकी गलतियों ने इनकी आपसी फूट में इनका सत्यानाश कर दिया और यह परिभाषा सिद्ध कर दी कि इन्होंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। तो आइए देखते हैं कैसे इन्होंने खुद अपनी गलतियों से अंग्रेज़ों को अपने आपसी संबंधों में इन्वॉल्व किया और कैसे अपने सिर पर पत्थर पटक कर खुद ही मारे गए। देखिए, हम सब जानते हैं कि मराठे महान रहे या फिर शिवाजी इनके जो संस्थापक थे वे एक महान साम्राज्य निर्माता कहे जाते हैं। लेकिन हर महान साम्राज्य का हर व्यक्ति महान नहीं हो सकता। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो उस महान साम्राज्य के ऊपर एक कलंक या फिर धब्बे की तरह नजर आते हैं। उन्हीं में से एक थे मिस्टर राघोबा। राघोबा जिन्हें कहा जाता है रघुनाथ राव, जो कि बाजीराव सेकंड थे, उनके भाई के बेटे थे और ये अपने आप को पेशवा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ललायत थे और इनकी हरकतें ज़्यादा ठीक नहीं थी। और नाना फडणवीस, जिन्हें मराठों के अंतिम दौर में मराठों का चाणक्य या कौटिल्य कहा जाता है, जो कि इतने इंटेलिजेंट और बुद्धिमान थे कि उन्हीं के दम पर मराठा साम्राज्य 1800 तक टिका रहता है और थोड़ा ताकतवर रहता है। यहाँ पर नाना फडणवीस जानते थे कि राघोबा किसी भी काम का नहीं है और अगर ये पेशवा बनता है तो ये पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। इसलिए वे माधव नारायण राव के 1 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र को बना देते हैं यहाँ पर पेशवा। तो राघोबा चाहते हैं कि भैया 1 साल के बच्चे को तुम पेशवा बना के क्या बताना चाहते हो। है तो 1 साल का, वो कौन सा निर्णय ले लेगा, करोगे तो तुम खुद ही। इसलिए उससे अच्छा है कि मुझे बना दो यार, मैं कब से तड़प रहा हूँ पेशवा बनने के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पर बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर नाना फडणवीस नहीं मानते बात, क्योंकि वो ये जानते हैं कि राघोबा अगर पेशवा बना तो ये पूरी तरह से कल्याण करके रख देगा। इसीलिए नाना फडणवीस कहते हैं कि नो मीन्स नो, हमने कह दिया ना तो ना। तो फिर यहाँ पर राघोबा कहते हैं कि ठीक है, मैं देखता हूँ आप मुझे कैसे नहीं बनाते हैं। तो राघोबा जो रहते हैं वो मुंबई के जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी रहते हैं वहाँ के गवर्नर के पास में चले जाते हैं और संधि कर लेते हैं और कहते हैं कि भैया किसी भी हाल में भले ही जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मुझे पेशवा बना दो। आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा कि यहाँ पर विलन कहता है कि भैया जितने पैसा लेना है ले लो, लेकिन हीरो को ज़रूर मार दो। तो उसी तरह से यहाँ पर सुपारी दे रहे थे कुल मिलाकर मुंबई के गवर्नर को कि जिसे मारना मारो, जो करना करो, लेकिन मुझे बनना है पेशवा, जो चाहिए वो ले लो। तो यहाँ पर होती सूरत की संधि और बम्बई के गवर्नर भी मुंह खोल के यहाँ पर चीज़ें मांगते हैं। वे कहते हैं कि हम तुम्हें पेशवा बना देंगे राघोबा, तुम चिंता मत करो, लेकिन कुछ क्षेत्र तुम्हें हमें देने होंगे, जैसे कि सालसेट तुम्हें हमें देना होगा, बसई या फिर बसीन का किला तुम्हें हमें देना होगा क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र थे ये मराठा साम्राज्य के उन क्षेत्रों में से थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती थी। तो सूरत और भरूच का राजस्व और इन क्षेत्रों को भी मराठों को अंग्रेज़ों को देना होगा। और आपको पता होगा कि जो भरूच है, जो सूरत है, ये आज भी इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है भारत के लिए। तो उस समय सोचिए अगर अंग्रेज़ों का इन पर अधिकार होता तो अंग्रेज़ों का व्यापार कितना बढ़ जाता। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संधि थी अंग्रेज़ों के लिए। फिर यहाँ पर जो वारेन हेस्टिंग्स होता है, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। असल में होता क्या है कि बंगाल, उड़ीसा और बॉम्बे, इन तीनों प्रेसिडेंसी का मुखिया कौन होता है? बंगाल का गवर्नर जनरल।
तो यहाँ पर वो कहता है कि तुमने मुझसे सलाह तक नहीं ली है और तुमने यहाँ पर मराठों से संधि कर ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके पीछे वजह ये होती है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सेना होती है वो एक बार मराठों से हार चुकी होती है। तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स कहते हैं कि भैया तुमने मुझसे संधि पूछ के की नहीं है, इसीलिए मैं इस संधि को नहीं मानूंगा। और वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर जो कर्नल अपटन रहते हैं उन्हें भेज देते हैं संधि को रद्द करने के लिए। तो संधि रद्द होती है और 1776 में वॉरेन हेस्टिंग्स और नाना साहेब से पुरंदर की संधि हो जाती है। तो यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पुरंदर की संधि इतिहास में 2 बार देखने को मिलती है, वो भी मराठों के इतिहास में। पहली पुरंदर की संधि होती है जय सिंह, जो कि आमेर के शासक रहते जय सिंह और औरंगज़ेब के सेनापति होते हैं, और शिवाजी के बीच में। तो यहाँ पर शिवाजी युद्ध में हार जाते हैं, हारने की सिचुएशन में, हारते तो नहीं लेकिन उन्हें लगता है कि अब मैं हार जाऊंगा, तो वो पहले ही जय सिंह से संधि का प्रस्ताव करते हैं बुद्धिमानी दिखाते हुए और जय सिंह से संधि कर लेते हैं। तो उसमें से वो कुछ किले मुगलों को देते हैं और कुछ युद्धों में मुगलों का सहयोग करने का वादा करते हैं, साथ ही आगरा जाकर औरंगज़ेब से मिलने के बाद भी वो स्वीकारते हैं। तो वो पहली संधि होती है और वो समथिंग 1665 या 1664 में होती है। दूसरी जो पुरंदर की संधि होती है वो अब जाके होती है 1776 में, और ये अंग्रेज़ों और यहाँ पर मराठों के बीच में होने वाली थी। मराठों के जो प्रधानमंत्री होते हैं नाना फडणवीस, उनके साथ में। तो यहाँ पर पुरंदर की संधि 1776 में होती है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। पहला तो यह है कि अंग्रेज राघोबा को संरक्षण नहीं देंगे, उसको पेंशन देकर एक जगह बैठा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये होता है कि मुंबई का गवर्नर राघोबा को पेशवा बनाने पर अड़ा रहा और नाना साहेब और वॉरेन हेस्टिंग्स के मध्य हुई संधि को नहीं मानता। यानी कि यहाँ पर तो बात वैसी ही है कि पिताजी कह रहे हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, और बेटा कह रहे हैं कि हुड़ी हुड़ी मैं ये बात को नहीं मानने वाला, मैं करूँगा तो करूँगा। ये कुछ ऐसा ही था कि यहाँ पर गवर्नर जनरल मना कर रहा है और यहाँ पर गवर्नर उस काम को करने में अड़ा है, तो परिणाम तो युद्ध होना ही था। इसके विरोध में नाना फडणवीस 1770 में साम्राज्य का कुछ हिस्सा फ्रांसीसियों को दे देते हैं। नाना फडणवीस यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा, इन लोगों को मज़ा ज़रूर सिखाना चाहिए। तो अंग्रेज़ों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं फ्रांसीसी, तो यहाँ पर वे फ्रांसीसियों के साथ में संधियाँ करने लगते हैं। तो यहाँ पर फिर वॉरेन हेस्टिंग्स को आता है समझ में कि अब हम कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। तो मुंबई से पुणे के बीच में स्थित तालेगांव में तालेगांव का युद्ध होता है। इस युद्ध को खपोली का युद्ध भी कहते हैं, और इस युद्ध में महादजी सिंधिया मुंबई की अंग्रेज सेना को हरा देते हैं। महादजी सिंधिया और मुंबई गवर्नर के मध्य 1778 में बड़गांव की संधि हो जाती है, और यह संधि बहुत ज़्यादा अपमानजनक होती है अंग्रेज़ों के लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स इस अपमानजनक संधि को मानने से इनकार कर देता है। एक तो ये पहले वाली संधि भी नहीं मान रहा था, और अब ये वाली संधि भी नहीं मान रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स मराठों के खिलाफ कर्नल गोडार्ड को भेजता है। कर्नल गोडार्ड ने अहमदाबाद व वसीम पर कब्जा कर लिया 1780 में। कैप्टन पोथन सिंधिया की जो राजधानी होती है ग्वालियर, उस पर 1780 में आक्रमण करके अधिकार कर लेता है। 1781 में जनरल कैमिक ने महादजी सिंधिया को सिपरी में हरा दिया। तो यहाँ पर शुरुआत में जो मराठा के पक्ष में लड़ाइयाँ चल रही थी, अब वे अंग्रेजों के पक्ष में हो चुकी थी। इस समय सिंधिया उत्तर भारत में मराठों का शक्तिशाली नेता था। उसने अंग्रेजों से सालवाई नामक स्थान पर संधि कर ली, जिसे सालवाई की संधि की। यानी कि इस समय पर सिंधिया मराठों के सरदारों में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। दोस्तों, जब हम सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले इन सब की बात करते हैं तो एक प्रकार से हम मराठों की बात करते हैं, क्योंकि ये सब भी मराठों का ही हिस्सा थे। जैसे जब हम किसी साम्राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर एक राजा होता है और उसके सामंत होते हैं, तो उसके सामंत उसके अंडर बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन यहाँ पर मराठों की भूल ये थी कि उन्होंने अपने सामंतों को क्षेत्र भी प्रदान कर दिए और उन्हें अपने बराबर शक्तिशाली होने का अवसर भी दे दिया, जिसके चलते ये समय आया कि ये जो छोटे छोटे सरदार थे ये बहुत बड़े साम्राज्य के शासक बनते गए, और फिर मराठों के महत्वपूर्ण निर्णयों में इनकी भागीदारी बढ़ती गई, और आगे परिणाम ये निकलता है कि इन्हीं के आपसी लड़ाइयों के कारण मराठों का पतन हो जाता है।
तो यहाँ पर इस समय पर ये सालवाई की संधि हमने देखा। अब सालवाई की संधि कैसे हुई और इसके क्या क्या परिणाम निकले ये देखिए। सालवाई की संधि 1782 में हुई। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, इस डेट को भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। और सालवाई की संधि हो, सूरत की संधि हो, या फिर कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट संधियाँ हैं जैसे कि हम बसीन की संधि पढ़ेंगे, और इन संधियों की कुछ शर्तों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछी जा सकती है, या फिर ना भी पूछी जाए तो किसी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सालवाई की संधि 1782 में हुई। इसकी पहली शर्त यह थी कि मैसूर के हैदर अली को मराठा सहायता नहीं देंगे तथा आंग्ल मैसूर युद्ध में तटस्थ रहेंगे। इसके बाद में दूसरी जो शर्त आती है वो ये रहती है कि अंग्रेज़ों ने माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया, जो कि मतलब कि जो नारायण राव का जो एक वर्षीय पुत्र रहता है उसको ये पेशवा स्वीकार कर लेते हैं। सॉरी, मैंने वीडियो की शुरुआत में माधव नारायण राव का बेटा कह दिया था। तो यहाँ पर ये नारायण राव का बेटा रहता है, 1 साल का रहता है ये। नारायण राव की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी गर्भवती रहती है और फिर बाद में इनका जन्म होता है। सालसेट अंग्रेज तथा बसीन यानी कि बसई मराठों को मिल जाता है, जो कि मुंबई के गवर्नर ने खुद छीनने की कोशिश की थी। अंग्रेज राघोबा का समर्थन नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जैसा व्यापार करेगी। पेशवा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों का समर्थन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो संधि थी, ये अंग्रेज़ों को ये बताने वाली संधि थी कि मराठों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस साम्राज्य के बारे में हम इतनी गाथाएं सुन रहे हैं, या फिर जिस साम्राज्य को हम मुगलों का उत्तराधिकारी समझ रहे हैं, उसको हराना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है भाई। इसको हम बहुत आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सालभाई की संधि थी वो ये भी बताती थी कि मराठे अभी कमज़ोर नहीं पड़े हैं, मराठों को कमज़ोर होने में कुछ वक्त का समय है। यही कारण है कि आने वाले 20 वर्षों तक मराठों पर किसी भी प्रकार की आँच अंग्रेज़ों ने नहीं आने दी, और अंग्रेज़ों ने खुद को बड़ा करने में 20 वर्ष बिताए, और मराठों ने खुद को कमज़ोर करने में और आपसी षड्यंत्र रचने में यहाँ पर 20 वर्षों को बिताया। क्योंकि अगला जो युद्ध होता है 1803 में, यानी कि यहाँ पर लगभग 20 सालों का समय दोनों के पास में था शांति का। यहाँ पर एक ने खुद को आगे बढ़ाने में बिताया और दूसरे ने अपने आप को कमज़ोर करने में और गद्दी के लिए लड़ाई लड़ने में बिताया। यहाँ पर डॉडवेल जो इतिहासकार हैं उनकी मत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉडवेल कहते हैं कि सालभाई की संधि भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के इतिहास को एक नवीन मोड़ देने वाली थी, क्योंकि सालभाई की संधि से अंग्रेज़ों को ये एहसास हो गया था कि उनके पास कहाँ कमी है और कहाँ ताकत है। साथ ही उन्हें ये भी पता चल गया था कि मराठा साम्राज्य की शक्ति और उसकी कमजोरी क्या है। तो यहाँ पर हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समझने का प्रयास किया। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। डेसिमस लूनियस लिविनियस कहते हैं, हमें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपका शरीर कितना तंदुरुस्त है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका दिमाग कितना तंदुरुस्त है। अपने दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए जो कर सकें वो करिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।